आइए इस लेक्चर में एक नया लॉ हम लोग पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ जो है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था 1803 में। अब ये लॉ बताता क्या है? ये लॉ ये कहता है कि जैसे मान लीजिए ए और बी को मिला के आपने कोई कंपाउंड बनाया, दो से अधिक कंपाउंड प्रिपेयर किए, उस कंडीशन में अगर हम ए का मास फिक्स रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक्स और एक्सिस का मास हम फिक्स रख रहे हैं और इसका मास जो है हम वाई जेड इस तरीके से करते जा रहे हैं, ये जो बी का मास आएगा वाई और जेड ये एक दूसरे के साथ होल मल्टीपल फॉर्म में होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं और इन दो एलिमेंट्स को मिला के हम दो अलग अलग कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं H2O और सेकेंड कंपाउंड जो प्रिपेयर करेंगे वो H2O2। क्लियर? अब हम देखते हैं क्या इन दोनों केस में हाइड्रोजन का जो मास है, अगर हम एक एक मोल प्रिपेयर कर रहे हैं, एक एक मोल दोनों का, तो हाइड्रोजन का जो मास आएगा वो हो जाएगा 2 ग्राम। यहाँ पे भी सेकेंड केस में भी हाइड्रोजन का जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा 2 ग्राम। बट फर्स्ट केस में ऑक्सीजन का अगर हम मास देखें तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, एक ऑक्सीजन है यहाँ मास आएगा 16। दूसरे केस में ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 32। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स अमाउंट लिया और ऑक्सीजन का जो अमाउंट लिया वो क्या हुआ 60:32 आया। मीन्स यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करें तो 1:2, यानी होल मल्टीपल रेशियो के फॉर्म में ऑक्सीजन वेरी कर रहा है। बात समझ आ गया आप लोग की? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन। क्लियर? ध्यान से समझिए आप लोग। When one or more than one elements combine and form more than 2 compounds, then if the mass of one component is same, then the masses of another component in the simple ratio of whole number. Clear? अब हम लोग बात करते हैं क्या एक और एग्जांपल की। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेके हम कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। अब डिफरेंट कंपाउंड्स प्रिपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, इस तरीके से 5 कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। अब आप देखते जाएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास के रेशियोस आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का मास आपको पता है 14 होता है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। अगर इसका हम रेशियो देखें तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 24 एंड 28, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। दूसरे केस में नाइट्रोजन देखा जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा 14, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16। तीसरे केस में देखा जाए तो नाइट्रोजन फिर हो जाएगा आपका 28 और ऑक्सीजन 16 3 जा 48। यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन हो गया 14 और ऑक्सीजन फिर कितना हो गया बता दीजिए 32। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए ये हो गया 14 और ये हो गया आपका 80, ये हो गया आपका 28। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नाइट्रोजन भी वेरी कर रहा है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन वेरी कर रहा है। तो पहले हम करेंगे किसी एक कंपोनेंट को फिक्स करें, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे को भी चेंज करते रहेंगे। तो एक कंपोनेंट को हम फिक्स करें तो इसको लेकर के अगर हम एक दूसरा टेबल प्रिपेयर करें तो ध्यान से आप लोग देखेंगे नाइट्रोजन 28 रहने देते हैं, 28, ऑक्सीजन हो गया आपका 16। फिर इसको अगर हम 28 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 और ये कितना हो जाएगा आपका 32। फिर ये 28 है ही और ये आपका 48 हो गया। यहाँ पे फिर अगर इसको हम 28 करेंगे ये हो जाएगा आपका 64 और ये आपका 28 और ये हो गया आपका 80। तो यहाँ पे हमने क्या किया नाइट्रोजन के मास को हमने फिक्स किया, मास ऑफ वन कंपोनेंट को हमने फिक्स कर लिया और दूसरे का जो मास मिल रहा है देख रहे होंगे आप लोग 1 2 3 4
5। यानी एक कंपोनेंट के मास को आपने फिक्स किया तो जो दूसरे कंपोनेंट का मास है वो 1:2:3:4:5 इस तरीके से चेंज होता चला गया। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लॉ ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर। चलिए अगला लॉ ही याद आ रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हालांकि थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, डिफिकल्ट है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको समझे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर का एग्जांपल दिया हुआ है और हमने किया क्या, ध्यान से समझेंगे। एक जगह सल्फर को रख दिया, एक जगह ऑक्सीजन को रख दिया और एक जगह हाइड्रोजन को रख दिया। अब ध्यान से समझेंगे, सल्फर और हाइड्रोजन को मिला के आपने कंपाउंड प्रिपेयर किया H2S। सल्फर और हाइड्रोजन को मिला के आपने कंपाउंड प्रिपेयर किया क्या, H2S। दूसरी तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के आपने कंपाउंड प्रिपेयर किया क्या, H2O। हाइड्रोजन का मास यहाँ पे दोनों का सेम है। अब सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास आ रहा है वो ये बता रहा है कि एक दूसरे के होल, इसका जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के होल मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। यानी अगर आपने सल्फर और ऑक्सीजन को मिला करके कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया SO2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना हुआ 2, ऑक्सीजन का मास कितना हुआ 16, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना हुआ 2, सल्फर का मास कितना हुआ 32। आप लोगों को पता होना चाहिए सल्फर का मास 32 होता है। तो अब इन दोनों को मिला के, सल्फर और ऑक्सीजन को मिला के जो कंपाउंड बन रहा है ये SO2, यहाँ पे सल्फर का मास आ रहा है आपका 32 और ऑक्सीजन का भी मास आ रहा है 32। इसका कहना ये है कि यहाँ पे इन दोनों के जो मास का रेशियो होगा वह एक दूसरे के साथ होल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया क्या, मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ सल्फर। तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ सल्फर हो जाएगा 32/32। अब इसके साथ अगर हम रेशियो ले रहे हैं यहाँ पे भी मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ सल्फर, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा क्या, बात समझ आ गया कि ये जो 2 आ रहा है वो क्या है, इस दोनों में मास का जो रेशियो और इन दोनों में मास का रेशियो है उसका रेशियो जो आ रहा है वो होल नंबर में आ रहा है। बात समझ में आ गई आप लोग की। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बात करें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा आपका CH4। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा आपका H2O। और अब इन दोनों में अगर हम देखें तो 4 हाइड्रोजन के साथ 12 कार्बन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का मास 4 तो कार्बन का मास क्या हो गया 12। तो उस तरीके से अगर हम बात करें 2 हाइड्रोजन या मास रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन करें, ये हो जाएगा आपका 4:12 या आप कह सकते हो 1:3। हालांकि 1 नहीं करते हम इसको कर देते हैं 2:6 क्योंकि हमें सेम करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:16। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बनेगा, तो बनेगा CO2। यहाँ पे अगर हम बात करें इस रेशियो का तो यहाँ से अगर आप देखें ऑक्सीजन और कार्बन के मास का रेशियो 6:16 हो रहा है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, कार्बन हो जाएगा 12 और ये ऑक्सीजन हो जाएगा क्या 32। अब अगर हम रेशियो को कंपेयर करें तो कंपेयर कर रहे हैं कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, तो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और रेशियो 16 अपॉन अगर हम यहाँ पे करें तो वो हो जाएगा 12:32। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्व करेंगे ऐसे, ये हो जाएगा आपका 6 × 32 अपॉन 12 × 16। थोड़ा सा इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 2। ओवरऑल रेशियो क्या आ गया आपका
1। क्लियर? तो ये भी एक आपका कुल नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी समझ सकते हैं। क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताते रहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, गेलुसेक लॉ। गेलुसेक लॉ क्या बताता है कि जैसे मान लीजिए आप दो या दो से अधिक गैसों को मिला के गैसेस स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है H2 और Cl2, इसको मिला के आप HCl का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो आप अगर इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग काफी मायने रखेगा, तो 2HCl हो जाएगा। इसमें है क्या, अगर आपने वन वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया, वन वॉल्यूम क्लोरीन लिया, इसको फोर्थ नहीं पढ़ेंगे, वन वॉल्यूम है ये, वन वॉल्यूम क्लोरीन लिया तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 2 वॉल्यूम। बात समझ में आ गया आप लोगों के? या इसी तरीके से आप समझेंगे कि CH4 है, CH4 इसका कंबस्टन करा रहे हैं। CH4 इसका एक अमाउंट ले लेते हैं ना, 100 ml CH4 ले रहे हैं और इसका कंबस्टन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और बन रहा है क्या आपका CO2, ये गैस बन जाएगा, प्लस आपका H2O प्लस हीट बनेगा। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये गैसेस स्टेट का मैटर नहीं है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 100 ml दिया हुआ है, ऑक्सीजन का अमाउंट और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट आप पता करिए, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट पता करने के लिए आप क्या करेंगे? तो पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आप देखेंगे CH4 एक कार्बन ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर मीथेन का ले रहे हैं आप, तो 2 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का लग रहा है, तो उसी हिसाब से अगर 1 वॉल्यूम मीथेन लेंगे तो 2 वॉल्यूम आपका ऑक्सीजन लगेगा। कितनी बात क्लियर हो गई ना? तो ये 100 ml लिए हैं, तो ये कितना लेना पड़ेगा आपको? 200 ml। और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 वॉल्यूम ही, तो ये इसका कितना बन जाएगा? 100 ml। बात समझ में आ गया आप लोग की? ये बहुत सिंपल सा लॉ है, गेलुसेक लॉ। क्लियर? अब लास्ट लॉ हम लोग पढ़ेंगे इसका, अवोगाद्रो लॉ। लास्ट लॉ हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवोगाद्रो लॉ। ध्यान से देखेंगे अवोगाद्रो लॉ हेडिंग। अवोगाद्रो का ये बताना होता है कि अगर मान लीजिए फिजिकल कंडीशंस तो हमने सेम रखा, फिजिकल कंडीशन मींस टेम्परेचर, प्रेशर, इन सारी चीजों को अगर हमने सेम रखा तो उस कंडीशन में चाहे कोई भी गैस हो, सेम वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अवोगाद्रो ये बोलते हैं कि अगर ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम 100 ml है, 100 ml, दूसरा कंटेनर है, इसका वॉल्यूम भी 100 ml है, तीसरा कंटेनर है, इसका वॉल्यूम भी 100 ml है। इसका शेप कुछ भी हो सकता है, ध्यान ये देना बस टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो फिजिकल टर्म्स है वो सेम होने चाहिए। इसमें मान लो हाइड्रोजन गैस भरा है, इसमें ऑक्सीजन गैस भरा है और इसमें नाइट्रोजन गैस भरा है। बात समझ में आ गया? तो अगर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x हैं तो अवोगाद्रो के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x ही होंगे और नाइट्रोजन के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो x ही होंगे। बात समझ में आ गया आप लोगों के? कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया आपका अवोगाद्रो लॉ। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग सॉल्व करिएगा, जिससे प्रॉब्लम आएगा निश्चित तौर पर